अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 41। अपना मकान देख आए हो? खाला ने पूछा। मैं उस गली से ही नहीं गुजरा था जिस गली में मेरा मकान है। ऐसे महसूस हो रहा था कि मैंने उस गली में कदम रखा तो मुझ पर हौल तारी हो जाएगा। अपना घर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरा मकान तो अब मेरे बचपन का और मेरी यादों का मकबरा था। कभी ख्याल आता कि मेरी माँ उस घर में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर बड़ा ही जहरीला ख्याल आता कि उस घर में मेरे बाप की लाश पड़ी होगी। मुझ जैसा दलेर आदमी जिसे खुदा ने खुद एतमादी जैसी नेमत अता फरमाई थी, अपने घर की सोच कर डरपोक सा बच्चा बन गया। उधर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो शहनाज के घर से आया हूँ खाला, मैंने कहा। अपने मकान की तरफ अभी नहीं गया। क्या वो खाली पड़ा है? ना बेटा, खाला ने बड़े प्यार से कहा। तुम वो मकान हमें दे गए थे, लेकिन हम ऐसे तो नहीं। वो मकान तुम्हारा है। तुम्हारे खालू ने किराए पर चढ़ा दिया था और किराया अलग रख दिया है। अब इतने बरसों का किराया हमारे पास जमा हो गया है। ये तुम्हारी अमानत है। अब तुम आए हो तो अपनी अमानत ले जाओ। नहीं खाला, मैंने कहा, मैं नहीं लूँगा। अगर आप या खालू पसंद करें तो मैं ये मकान आपके नाम कर दूँगा। खाला ने बड़ी शिद्दत से इनकार कर दिया। कहने लगी कि ये तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी जायदाद है। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा एहसास पैदा हो गया था कि इस घर का किराया मुझे कांटों की तरह चुभता। ऐसे लगता था जैसे मैंने अपनी माँ का प्यार और बाप का शफकत किराए पर दे दी हो। खाला की एक बेटी जवान थी। मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। खाला, मैंने कहा, किराए की रकम आप अपनी समझें। अगर आप इसे कबूल करने से झिझक रही हैं तो मेरी तरफ से इस रकम से अज़रा के जहेज़ की कुछ चीज़ें बना लेना। अज़रा को ये पता तो चले कि उसका एक परदेसी भाई भी है। क्या कुफर बक रहे हो सिकंदर? खाला ने प्यार भरे गुस्से से कहा। अज़रा तुम्हारी बहन तो नहीं। बेशक तुम्हारे साथ बात नहीं हुई, लेकिन मैं और तुम्हारा खालू अज़रा को तुम्हारी मंगेतर समझते हैं। मुझे यूं धचका लगा जैसे खाला ने मेरे पेट में बड़ी ज़ोर से मुक्का मारा हो। मेरी खालाजाद अज़रा खूबसूरत लड़की थी। उसके रिश्ते से इनकार करने का मेरे पास कोई जवाज़ ना था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं अज़रा के साथ शादी करूँगा। अब खाला ने यह बात साफ कह दी थी तो मुझे चुप सी लग गई। क्यों? खाला ने कहा। तुम चुप क्यों हो गए? कहीं शादी तो कर नहीं ली? नहीं खाला, मैंने कहा, मैंने अभी शादी के मतलब सोचा ही नहीं। अब सोच लो, खाला ने कहा, और ये भी सोच लो कि मैं रिश्तों के 3 पैगाम ठुकरा चुकी हूँ। और ये भी सोच लो कि अज़रा तुम्हारी पैदाइश के 2 साल बाद पैदा हुई थी। तुम्हारी अम्मी ने उसी रोज़ मुझसे कह दिया था कि इस लड़की का नाम अज़रा होगा और ये मेरी बहू बनेगी। मेरी बेटी का नाम तुम्हारी अम्मी ने रखा था और मैं उसी रोज़ से उसे तुम्हारी मंगेतर समझ रही हूँ। तुम आज़ाद हो सिकंदर, जो चाहो फैसला कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ। ये तो इत्तफाक की बात है कि मेरी अपनी बेटी जवान है। अगर ये ना होती तो भी तुम्हारी शादी को मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। खाला की आवाज़ भरा गई। वो कह रही थी, आज मेरी बहन जिंदा होती तो। उसने हिचकी ली और चुप हो गई। वो जिंदा होती तो मैं इतनी देर परदेश में खज्जल खराब ना होता फिरता, मैंने कहा। अब अपना घर आबाद करो, खाला ने कहा। मुझे अपना फैसला सुना जाओ। मैं आऊँगा खाला, मैंने कहा। अब तो मैं समझो कि ड्यूटी पर आया हूँ। शहनाज को उसके माँ बाप के हवाले करना था। मैं छुट्टी लेकर आऊँगा। यहीं आना है खाला, मुझे यहीं आना है। मैंने अब अज़रा को दूसरी नज़रों से देखा।
پہلے تو میں اس کا ایک روپ دیکھا کرتا تھا اور اس روپ میں وہ مجھے اچھی لگا کرتی تھی، اس دوسرے روپ میں بھی وہ مجھے اچھی ہی لگی۔ جب تک میں گھر میں رہا اس وقت اس کے ساتھ میری بے تکلفی تھی، ہم اکٹھے کھیلا بھی کرتے تھے، لیکن وہ ابھی جوان نہیں ہوئی تھی۔ میں جب گھر سے نکلا، بلکہ جب مجھے گھر سے اٹھا کر نکالا گیا، اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی اور اب وہ بھرپور جوان تھی۔ اس میں جوانی کی خود اعتمادی اور کنوار پن کی حیا تھی اور اس کے ہونٹوں کے تبسم میں حجاب تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے۔ یہ میں نے اس طرح محسوس کیا کہ میں باہر نکلا تو اس نے مجھے دیکھا اور شرما کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ یہ موقع اس کی ماں نے دانستہ پیدا کیا ہوگا کہ عذرا دودھ کا پیالہ اٹھائے اس کمرے میں آ گئی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ خالہ اور خالو کہیں باہر چلے گئے تھے۔ عذرا نے پیالہ میرے آگے رکھا اور کھڑی رہی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے بیٹھنے کو کہوں۔ میں نے کہہ دیا، جانتی ہو تمہاری امی نے مجھے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا۔ اس کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، وہ سکڑنے لگی۔ خالہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، میں نے کہا۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ میری طرف کیا، لیکن چہرہ آدھے راستے میں رک گیا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ میں نے تو کبھی۔ پھر امی کو صاف جواب دے دو سکندر، عذرا نے پختہ لہجے میں کہا۔ مجھے بتا دو کیا مشکل ہے سکندر؟ میں نے یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ تم باہر گھوم پھر رہے ہو، اتنے خوبصورت جوان ہو اور تم نے کسی لڑکی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہوگا۔ میں تو سپنے دیکھتی رہی ہوں، کوئی مشکل نہیں سکندر۔ نہیں عذرا، میں نے کہا، یہ بات نہیں۔ میرا تعلق کسی لڑکی کے ساتھ نہیں اور ہوگا بھی نہیں، مشکل کچھ اور ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ اب خالہ نے بات کی ہے تو مجھے خیال آیا کہ میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ سکندر، عذرا نے کہا، بات گول نہ کرو، کھل کر کرو۔ کیا تم سمجھنے کی کوشش کرو گی؟ بات صاف کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گی، عذرا نے کہا۔ اگر خفیہ پولیس والوں کی طرح بات کرو گے تو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آگ میں سے گزر رہا ہوں عذرا، میں نے کہا۔ نہ جانے کب تک آگ میں سے ہی گزرتا رہوں گا۔ یہ کس کی لگائی ہوئی آگ ہے؟ عذرا نے کہا۔ تم خفیہ پولیس کی طرح بات کر رہے ہو۔ تم نے اپنے ذہن میں جو وہم بٹھا لیا ہے اسے ذہن سے نکال دو، میں نے کہا۔ اگر تم ساری رات میرے پاس بیٹھ سکو تو میں تمہیں وہ سب سنا سکتا ہوں جو اس شہر سے نکلنے سے لے کر آج اس شہر میں آنے تک مجھ پر بیتی ہے۔ اتنے برسوں کی داستان سنانے میں کچھ وقت لگے گا۔ کبھی ایسے لگتا ہے جیسے میں پتھر ہوں، کبھی ایسے جیسے میں موم ہو گیا ہوں جو ذرا سی حرارت سے پگھل جاتا ہے۔ میرے لیے پتھر ہو یا موم؟ موم، میں نے جواب دیا۔ اگر میں پتھر ہوں تو خالہ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ پتھر ٹوٹ گیا ہے۔ کیا کہا ہے امی نے؟ کہتی ہے کہ میری امی نے تمہاری پیدائش پر ہی کہہ دیا تھا کہ اس بچی کا نام عذرا ہوگا اور یہ میری بہو ہوگی، میں نے کہا۔ امی کے نام پر تو میں اپنی گردن بھی کٹوا دوں، امی کے نام پر نہیں، عذرا نے کہا۔ میرے نام پر دل سے ہاں کہہ دو تو بات ہے، دل پر پتھر رکھ کر نہیں۔ میں نے اسے انتہائی مختصر الفاظ میں سنایا کہ میں کیسی آگ میں سے گزر رہا ہوں اور میرے لیے آگے کیا آگ ہے۔ میں کسی دہشت گرد کی گولی کا نشانہ بن سکتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے ڈاکو اغوا کر سکتے ہیں، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ بڑے بڑے انگریز افسر عزت کرتے ہیں اور اپنے پاس بٹھاتے ہیں، لیکن دہشت گرد اور ڈاکو میرے دشمن ہیں۔ ایوب میرا دشمن ہے۔ کون سا ایوب؟ عذرا نے پوچھا۔ یہ تو نہیں منشی مراتب حسین کا بیٹا، وہ تو پولیس میں تھانے دار لگا ہوا ہے۔ وہی، میں نے کہا۔ اس کی تھانے داری ختم ہو چکی ہے، وہ 3 سال کے لیے اندر گیا ہے، بدمعاش آدمی ہے۔ اس کے گھر والوں کو ابھی نہ بتانا، میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں عذرا، میری زندگی خطروں میں سے گزر رہی ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دے سکتی ہو تو سوچ لو۔ میرا دل کسی اور کو قبول نہیں کرے گا، عذرا نے کہا۔
तुम आग में से गुजर रहे हो या सैलाब में से, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ मोहलत दोगी? मैंने पूछा। इंतज़ार करोगी? सारी उम्र तुम्हारे इंतज़ार में गुजार दूंगी, अज़रा ने कहा। सिकंदर, तुम धोखा ना दे जाना। मैंने उसे तसल्ली दी और अपने मुस्तकबल के मुतल्लक उसे और बहुत कुछ बताया और उसे बचपन वाली पगली की पेश गोई भी बताई जो मुझ पर एक वहम या असेब की तरह तारी थी। तुमने मुझ पर एक और वहम तारी कर दिया है, अज़रा ने कहा। शहनाज, उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ मुझे परेशान कर रहा है। बहुत खूबसूरत है और चालाक भी है। सब जानते हैं कि ये तुम्हें अपना बेटा नहीं समझा करती थी, अब उसने मुझे अपना बेटा बना लिया है। मैंने कहा, ये वहम जहन से निकाल दो। ये तो एक जंजीर थी जिससे मेरा हाथ पांव बांधे जा रहे थे। मैं उसे भाग नहीं रहा था, लेकिन उसमें जकड़े जाने से भी झिझक रहा था। मैंने अज़रा को ऐसा जवाब दिया जैसे मैंने कहा हो कि ये जंजीर मुझे दे दो, मैं खुद ही अपने हाथ पांव बांध लूँगा। खाला तक मेरा जवाब पहुँचा तो वो मुतमिन हो गई। रात खाला के यहाँ गुजारी। खाला और खालू के इसरार के बावजूद मैंने उनसे अपने मकान के किराए की रकम ना ली। मैं सुबह ही उनके घर से निकल गया और कब्रिस्तान में जा पहुंचा। अम्मी और अब्बा जान की कब्रों को देखकर मैं कमज़ोर सा बच्चा बन गया। अम्मी की कब्र के पास तो मैं बैठ ही गया और ख़ासी देर बाद मुझे पता चला कि मैं बातें कर रहा हूँ। मैं अपनी इस बात पर चौंका। अम्मी, तुमने खाला से कहा था कि अज़रा तुम्हारी बहू होगी। अज़रा का नाम तुमने रखा था अम्मी। और कब्र ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था कि मैं चौंक पड़ा और मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दी। तुम जवान आदमी हो सिकंदर, पुलिस की स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हो। तुम जवान हो गए हो सिकंदर। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत जवान निकले हो। अरे सिकंदर हो तुम, इतने बड़े हो गए हो। अल्लाह नज़रे बद से बचाए, क्या जवानी आई है। तुम जवान हो गए हो, माशाल्लाह, अब तो जवान हो गए हो। अरे वो देख, सिकंदर जा रहा है। ये तो लड़का सा होता था, कैसा लट्ठा जवान निकला है। अपने शहर में यही आवाज़ें सुनाई देती रहीं, गलियों में, बाज़ारों में, मंडेरों से, खुले हुए दरवाज़ों से यही आवाज़ें मुझे एहसास दिलाती रहीं कि मैं जवान हो गया हूँ। कब्रिस्तान से आकर मैं शहनाज के घर चला गया। वो बहुत उदास और परेशान थी। उसने मुझे अलग कमरे में बिठाया और उसके आंसू बहने लगे। घर में कुछ नहीं रहा। उसने कहा, अम्मी की हालत तुमने देख ली है, अबू को तुम जानते हो। वो दोनों भाइयों ने घर में कुछ नहीं छोड़ा। कुछ पैसा था, इतना ज़्यादा जेवर था, भाइयों ने जुए में हार दिया। कहाँ है वो? मैंने पूछा। कल भी नहीं मिले। रात को आते हैं और सुबह निकल जाते हैं, शहनाज ने जवाब दिया। वो तो पक्के बदमाश बन गए हैं, घर की दाल रोटी वही चला रहे हैं। ये खुदा की पकड़ है सिकंदर। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, मैं जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। कुछ भी नहीं सिकंदर, शहनाज ने कहा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपने साथ ले चलो, नौकरानी बनाकर ले चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकूँगी। पहले माँ ने मुझे बेच डाला, अब भाई मुझे ख़राब करेंगे। शादी कर लो, मैंने कहा। तुम जिसे इशारा करोगी वो तुम्हारे कदमों में बैठ जाएगा। मेरे भाइयों जैसा कोई लुच्चा लफंगा ही होगा जो मुझे अपनी बीवी बनाएगा, शहनाज ने कहा। मैं किसी शरीफ घर के काबिल तो नहीं रही। कल से मुझे एक ही सवाल का सामना है, कहाँ चली गई थी शहनाज? जो औरत आई उसने सबसे पहले यही सवाल किया। मैं कल से झूठ बोल रही हूँ। मैं उन्हें यह तो नहीं बता सकती कि मैं डाकुओं के पास और पुलिस के पास रही हूँ। तुम खुद सोचो शहनाज, मैंने कहा। मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जा सकता हूँ, लेकिन रखूँगा कहाँ? अगर कहीं रख भी लूँ तो यहाँ बातें बनेंगी और मेरे लिए वहाँ मसले पैदा हो जाएंगे। मेरी ड्यूटी से तुम वाकिफ़ हो। मैं कैसे तुम्हारी देखभाल कर सकूँगा? यहाँ भी देख लो, शहनाज ने कहा। बहनों के रखवाले भाई होते हैं, मेरे भाई तुमने देख लिए हैं। यहाँ मेरी रखवाली कौन करेगा? तुम बच्ची तो नहीं शहनाज, मैंने कहा। अपनी हिफाजत खुद करो और अपने अल्लाह से लो लगा लो। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा।
अल्लाह ही है, शहनाज ने कहा। तुम चले जाओगे तो फिर कभी वापस नहीं आओगे। आना पड़ेगा शहनाज, मैंने कहा। खाला ने मुझे अपनी जंजीर में बांध लिया है। वो कैसी? कहती है कि मैंने अजरा तुम्हारे लिए जवान की है, मैंने कहा। अजरा के साथ भी बातें हुई हैं। उसने तो खुले लफ्ज़ों में मुझे कह दिया है कि वो किसी और को कबूल नहीं करेगी। मुझे तवक्का थी शहनाज इस खबर से खुश होगी कि उस शहर के साथ मेरा रिश्ता कायम हो जाएगा और मैं यहाँ आता रहूँगा, लेकिन मैंने देखा कि शहनाज का सर झुक गया था। मैं खुद ही बोलता रहा और वो जैसे सुन ही नहीं रही थी। मैं चुप हो गया तो उसने सर उठाया और उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों शहनाज, मैंने पूछा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? शहनाज ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया कि नहीं। क्यों? सच्ची बात बताऊं सिकंदर, शहनाज ने आह लेकर कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ भी नहीं देख सकती। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम मेरी मलकियत हो। तुम किसी और के खामद बन गए तो मैं उस खुशनुमा अंगूठी की तरह रह जाऊंगी जिसका नगीना कहीं खो गया हो। नगीने के बगैर अंगूठी भद्दी लगती है। तुम पागल हो शहनाज, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारी रातों में अगर कोई और लड़की दाखिल हो गई तो मैं और ज़्यादा पागल हो जाऊंगी, शहनाज ने कहा। होश में आओ शहनाज, मैंने कहा। तुमने बात साफ कह दी है, अब मुझे भी बात साफ ही कहने दो। बात कोई अनोखी नहीं। तुम खुद महसूस करती होगी कि तुम्हारा जहन मुजरमाना है और उसमें तुम्हारा अपना कसूर नहीं। हाँ सिकंदर, शहनाज ने मेरी पूरी बात सुने बगैर कहा। यही तो मेरी बदनसीबी है। मेरी तरबियत ही मुजरमाना अंदाज से हुई है। कहो क्या कहना चाहते हो? तुमने जो कहा है कि तुम मुझे किसी और औरत की मलकियत में नहीं देख सकोगी, इससे मुझे एक खदशा महसूस होने लगा है, मैंने कहा। अजरा यहाँ रहेगी, मैं बहुत दूर हूँगा। ऐसा ना हो कि तुम अजरा के दिल में कोई ऐसा वहम डाल दो कि वो मुझसे मुतनफर हो जाए। तुमने बहुत दूर की सोची है, शहनाज ने दुखी हुई सी मुस्कुराहट से कहा। तुम जानती हो कि मैं पुलिस के कौन से महकमे का आदमी हूँ, मैंने कहा। बाल की खाल उतारने और बहुत दूर की सोचने की ही तो मुझे ट्रेनिंग मिली है। ऐसा हो सकता है तुम यहाँ अकेली होगी और माहौल भी ऐसा है कि तुम्हारा जहन उखड़ा उखड़ा रहेगा और उसका यही असर होगा कि तुम कोई मोहब्बत प्यार की बात सोच ही नहीं सकोगी। मैं तुम्हारी बात समझ गई सिकंदर, शहनाज ने कहा। एक काम करके जाना, अजरा से कहना कि मेरे पास कभी ना आए। वो मेरे सामने आ गई तो मुझे सबसे पहला ख्याल ये आएगा कि इस लड़की ने मुझसे मेरा सिकंदर छीन लिया है। हो सकता है कि मेरी कहानी सुनने वाले इन बातों को जो मेरे और शहनाज के दरमियान हुई अजीब समझें। मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगा कि ये जुर्मो गुनाह की दुनिया की बातें हैं। शहनाज ने जिस तरह दहशत गर्दों को पकड़वा दिया था, उस तरह कोई शरीफ औरत नहीं कर सकती। ऐसा काम वही औरत कर सकती है जिसके जहन में जुराइम के सिवा कुछ भी ना हो। जिस तरह लोहे को लोहा ही काट सकता है, उसी तरह मुजरम को मुजरम ही पकड़ सकता है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शहनाज की जहनीत किस कदर मुजरमाना थी। मैं भी तो मुजरमों की दुनिया का ही आदमी था। मैं मुजरम तो नहीं था, लेकिन पुलिस के आदमियों को ज़हनी तौर पर मुजरम बनना पड़ता है। शहनाज मुझे समझती थी और मैं उसे समझता था। ये बातें जो मैंने साफ अल्फाज में की हैं, मैं शहनाज के साथ इशारों में भी कर सकता था। वो इशारे भी समझ लेती थी। मुजरम की जहनीत और फितरत की वुसअत और गहराई को आम लोग नहीं समझ सकते। कोई हद ही नहीं होती। शहनाज की माँ ने शहनाज को बेच डाला और शहनाज बिकने पर राज़ी थी, लेकिन मुजरमाना जहनीत की ये आखिरी हद नहीं थी। मैंने महसूस कर लिया था कि शहनाज मुझे अपनी मलकियत समझती है और उसके साथ ही मुझे ये भी महसूस होने लगा कि शहनाज मुझे किसी दूसरी औरत की मलकियत से निकालने के लिए मुजरमाना हरकत ही करेगी। बहरहाल शहनाज मेरी बात समझ गई और मैं उसकी बात समझ गया, लेकिन मेरे दिल में जो खदशा पैदा हो चुका था वो अपनी जगह कायम रहा। मैंने उसी रात की गाड़ी से वापस आना था। शहनाज की ज़िद थी कि मैं शाम का खाना उसके साथ खाऊं।
کھانا میں نے اس کے ساتھ ہی کھایا، لیکن اس کی جذباتی کیفیت یہ تھی کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے لمبا سانس لیتی یا آہ بھرتی۔ کھانے کے فوراً بعد مجھے اسٹیشن پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ بہت دیر میرا سر اپنے کندھے پر رکھ کر مجھے اپنے بازوں میں جکڑے رکھا۔ پھر اس نے کئی بار میری پیشانی اور میرے سر کو چوما، اور اس کے آنسوؤں کا یہ حال تھا کہ اس کا منہ آنسوؤں سے دھل گیا تھا۔ جذبات کی شدت کے اس نے ایسے مظاہرے کیے کہ میرے بھی آنسو نکل آئے۔ ریل گاڑی نے مجھے رات بھر اور اگلے دن کے سفر کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیا، لیکن مجھے اس طرح محسوس ہوا جیسے میں ذہن کی پرواز کے ساتھ پہنچا ہوں۔ ریل کے انجن کی طرح میرا دماغ چلتا رہا۔ زیادہ تر خیالات عذرا کے آئے جن میں کچھ رومانی سا تاثر تھا۔ وہ ذہن سے نکلی تو شہناز آ گئی، جس کے ساتھ خدشے، افسردگی اور تلخیاں وابستہ تھیں۔ میں اپنے تلخ و شیریں خیالات میں گم اس طرح اپنے ٹھکانے پر پہنچا جیسے ایک اسٹیشن سے سوار ہوا اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا۔ یہ سوچ بار بار آتی رہی کہ کوئی بھلا آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ شہناز کی شادی کرا دوں۔ وہاں پہنچتے ہی میں پولیس کے روزمرہ کے کام کاج میں گم ہو گیا۔ ایک روز اسپیشل برانچ کے نئے ایس پی نے، جو میڈوز کی جگہ آیا تھا، مجھے سلطان اور اللہ داد خان کو بلایا۔ تمہارا کارنامہ قابل تعریف تھا، ایس پی جانسن نے کہا، لیکن ہمارا شکار ابھی مرا نہیں۔ مخبروں نے جو اطلاعیں دی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ باقی گروہ زمین دوز ہو گیا ہے اور وہ جلد ہی کوئی تخریبی کارروائی کرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ آئندہ کارروائی اس شہر میں یا اس علاقے میں کرے، یہ لوگ کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تم تینوں کے سامنے دو کام ہیں، ایک یہ کہ تمہیں اپنے آپ کو اس گروہ سے بچا کر رکھنا ہوگا، یہ گروہ انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ تمہارا دوسرا کام یہ ہے کہ اس گروہ کا سراغ لگاؤ۔ صاحب بہادر سب انسپکٹر اللہ داد نے کہا، یہ مخبر جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس گروہ کے اگر ٹھکانے کو نہیں جانتے تو کسی آدمی کو تو جانتے ہوں گے۔ نہیں، ایس پی جانسن نے کہا، مخبر شک میں بات کرتے ہیں اور ان کا شک پختہ ہے۔ تم تینوں کو میں ایک اور بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسپیشل برانچ میں تم جیسے ہندو اور سکھ انسپکٹر بھی ہیں، لیکن ایس پی میڈوز نے، انسپکٹر ولکاکس نے اور میں نے تم تینوں کو خاص طور پر اور خاص وجہ سے اس کام پر لگایا ہے۔ تم تینوں مسلمان ہو، ہمیں جو بھروسہ مسلمان پر ہے وہ ہندو یا سکھ انسپکٹر پر نہیں ہو سکتا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ دہشت گرد گروہوں میں زیادہ تر ہندو ہیں اور اس کے بعد سکھوں کا نمبر آتا ہے۔ یاد رکھو، ہندو اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ تم یہ سمجھو کہ تم لوگ اس ملک کو ہندوؤں سے بچا رہے ہو۔ ایس پی جانسن نے ہمیں کچھ اور احکام دیے اور ہمیں فارغ کر دیا۔ دیکھا لڑکو، اللہ داد نے، جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی، باہر آ کر کہا، یہ انگریز کتنی عقل مند قوم ہے۔ جانسن صاحب نے ہمیں اپنے مطلب کے لیے ہندوؤں کے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ یہ ہے انگریز کی پالیسی، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ میں نے تبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دہشت گرد گروہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد بھی میں جانتا تھا، وہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، لیکن میں اسے بے مقصد اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح چند ایک آدمیوں کی تخریبی کارروائیوں سے ملک کو انگریزوں جیسی طاقتور قوم سے آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ میں نے ملکی سطح پر کبھی سوچا ہی نہیں، میں ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتا ہوں۔ میں اور سلطان ہر روز شام کے وقت ذرا باہر نکل جایا کرتے تھے۔ وہ سڑک ذرا سنسان سی تھی، اس کے آگے چھوٹا سا ایک بازار تھا۔ سردیوں میں ہم وہاں جا کر ایک دکان سے دودھ پیا کرتے اور گرمیوں میں لسی۔ ایک شام ہم آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت نے ہمیں روک لیا۔ چہرے سے اس کی عمر 40 سال کے قریب لگتی تھی، سر کے کچھ بال سفید تھے۔
शक्ल و सूरत से वो किसी अच्छे ख़ानदान की औरत लगती थी, लेकिन उसके कपड़े गरीबाना थे। उसने जब बात की तो उसका अंदाज नौकरानियों जैसा था। मेरे भाइयों, उसने बेकारियों के लहजे में कहा, मुझे बेकारी ना समझ लेना, बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार हूँ। यहाँ बात की तो तुम मुझे भिखारी ही समझोगे। ज़रा मेरे घर तक चलो, मेरे घर की हालत देखो, मेरी जवान बेटी को देखो, फिर मैं बात करूँगी कि तुम पर मेरी बात का सही असर होगा। बात करो, मैंने कहा, हम यहीं सुन लेते हैं। सीधी बात करो माई, सुल्तान अहमद ने कहा, हम इतने शौकीन नहीं। सुल्तान अहमद ने यह बात शरारती से लहजे में इसलिए कही थी कि असमत फरोशी के बाज़ार से हटकर भी इस शहर में धंधा चलता था।